नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। देखिए, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। ये आज का वीडियो एक यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल ही एकदम बारीकी से प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ओवरऑल 14 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि उनके एक एक लॉजिक को बड़े ही डिटेल में देखेंगे। हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखेंगे, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, हम ये डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में प्रेपोजिशन कैसे आती है वो देखेंगे। रिलेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं, उनके साथ में हमारा प्रेपोजिशन कब आता है, कैसे आता है, ये देखेंगे। पैसिव वर्ड्स के साथ में प्रेपोजिशन कैसे आती है, हम ये देखेंगे। इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके साथ में इन्फिनिटिव कैसे आता है, प्रेपोजिशन कैसे आता है, ये देखेंगे। फॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होता है, ये देखेंगे। कुछ खास कंजंक्शंस के पहले प्रेपोजिशन यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, हम ये देखेंगे। कभी कभी दैट से पहले प्रेपोजिशन ड्रॉप कर दिया जाता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम ये देखेंगे। जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उनके साथ में प्रेपोजिशन आता है कि नहीं आता है तो कैसे आता है, कहाँ पर आता है, हम ये देखेंगे। द फैक्ट दैट इस स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होगा, हम ये देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में प्रेपोजिशन पहले आता है या बाद में आता है, कब आता है, कैसे आता है, हम ये देखेंगे। आईएनजी फॉर्म्स और इन्फिनिटिव में हमारा प्रेपोजिशन कैसे काम करता है, हम ये देखेंगे। एक्सप्रेशंस विदाउट प्रेपोजिशंस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें प्रेपोजिशंस यूज़ नहीं होता है, उसके अंदर या तो ऑलरेडी प्रेपोजिशन फील होता है या हम वहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। मेजरमेंट एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होता है, हम ये देखेंगे। एक एक पॉइंट को बड़ी ही गहराई से देखेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी ही गहराई से समझेंगे। हर एक चीज़ को आपको डिटेल समझना होगा। इसके अलावा मैं अपने एक बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच, इंग्लिश ग्रामर का रैन एंड मार्टिन का बैच पढ़ना चाहते हो केवल 499 में, ये बैच आपको मार्केट में 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का मिल रहा है। ये केवल और केवल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 499 रुपीज़ में। करना क्या होगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना, जहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा जिसका लोगो ये है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। देन आपको उसके अंदर ये कोर्स दिखाई देगा, रैन एंड मार्टिन फुल बैच। इसको आप 499 में बाई कर लेना। आप इसको बाई करके इसको पूरा बैच को पढ़ सकते हो। अगर आप रैन एंड मार्टिन का बैच कंप्लीट पढ़ना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर का, तो आप इस ऐप के थ्रू कंप्लीट बैच मैंने पढ़ा रखा है, आप यहाँ जा कर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप सभी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे उपहार क्लासिक्स नाम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो बता देना चाहता हूँ। मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर ऑलरेडी आई थिंक 34 या 35 के अराउंड मैंने वीडियोस दे रखे हैं, जिसमें 40 नंबर का वीडियो मैंने बना रखा है। उससे मैंने बता रखा है कि प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आखिर में क्यों आता है और कैसे आता है, उसके ऊपर बड़ी ही डिटेल मैंने बता रखा है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये थंबनेल यही आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देख लेना बाद में, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं ज़रूर, लेकिन शायद उतनी डिटेल में ना बता पाऊँ, क्योंकि इस वीडियो को भी फिनिश जल्दी से जल्दी करना होगा मुझे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो भी देखना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को भी आराम से जा कर के देख लेना। हालांकि मैं डिस्कशन यहाँ पर भी करूँगा। तो आते हैं टॉपिक पर, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन एट द एंड ऑफ अ क्लॉज, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन कब आता है। अब प्रेपोजिशन ऑफन कनेक्ट्स टू थिंग्स। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब दैट कम्स बिफोर इट, किसी नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब जो कि इससे पहले आते हैं, या फिर नंबर 2
prepositional object, noun phrase, pronoun that comes after preposition। या तो वर्ब से पहले कोई शब्द आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ना, या फिर वर्ब के बाद जो कुछ आ रहा है या उसको आपस में जोड़ना, प्रपोजिशन के बाद आपस में जोड़ना। ठीक है, जैसे कि दिस इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू, तो ये रहा मेरा प्रेजेंट, एक आपका नाउन, ये आपका रहा प्रोनाउन। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में मैंने लगाया प्रपोजिशन। ठीक है, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने आपस में जोड़ा एक प्रपोजिशन, या बीच में एक डाल दिया प्रपोजिशन। ही इज़ लुकिंग एट हर, तो ये रही मेरी वर्ब और ये रहा मेरा हर, बीच में लगा दिया एट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ लुकिंग एट हर, वह उसको देख रहा है। आई एम रियली एंग्री विद राम, मैं राम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो एंग्री मेरा जो है एक एडजेक्टिव है, राम मेरा नाउन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में डाल दिया है विद। और एंग्री अपने साथ में विद लाता है किसी पर्सन के रेफरेंस में, इसलिए मैंने यहाँ पर विद लिखा हुआ है। ये चीज़ एक अलग है। ओवरऑल दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ हमें करना पड़ रहा है यहाँ पर। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज, तो लिव वेयर, तो आंसर आया इन अ स्मॉल विलेज। तो इस फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए और इस वर्ब को इस फ्रेज से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक हमें प्रपोजिशन डालनी पड़ी इन। तो इस तरह से ये लॉजिक हमें समझ में आ गया है। इन सम स्ट्रक्चर्स कॉमा वी मे पुट द प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट एट और नियर द बिगनिंग ऑफ अ क्लॉज। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के पास में या क्लॉज के बिगनिंग में हमें प्रपोजिशन लिखनी पड़ती है। इस केस में द प्रपोजिशन डज नॉट ऑलवेज गो विद इट, इट मे स्टे टुगेदर विद इट्स नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसमें होता क्या है कि जो भी नाउन या एडजेक्टिव है, जो भी वर्ब आ रही है वो उसके साथ में कनेक्टेड रहता है एट द एंड ऑफ द क्लॉज, उस क्लॉज के अंत में। इसके चार तरीके हैं या इसके चार पैटर्न हैं जिसको हमें समझना होगा। कौन कौन से? WH क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि हु इज़ द प्रेजेंट फॉर, यह प्रेजेंट किसके लिए है। तो ये जो है हु के साथ में फॉर कनेक्टेड है हमारा। रिलेटिव स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव प्रोनाउंस, राम इज़ द पर्सन, राम वही इंसान है दैट आई एम एंग्री विद, जिससे मैं गुस्सा हूँ। तो दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने प्रपोजिशन सेंटेंस से लास्ट में पहुंचाता है, तो इसलिए विद मेरा लास्ट में पहुंचा दिया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में भी हमारा प्रपोजिशंस आते हैं, लेकिन दैट बाद में पहुंचाता है। अगर यहाँ पर हुम होता तो उसके पहले आपका दैट आ चुका होता। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। सी लाइक्स टू बी लुक्ड एट, वो चाहती है, वो पसंद करती है कि उसको कोई देखे। ठीक है, तो लुक्ड एट बाई समवन, बाई राम, बाई एनीबडी, बाई करके यहाँ पर सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है, डूअर आपका छुपा हुआ है। तो लुक्ड एट जो है वो आपका लुक्ड के साथ में संग में एट है, कनेक्टेड है। तो लुक एट आपका एक कंप्लीट वर्ड है, तो एट आपका इसके साथ में कनेक्टेड है। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पैसिव में भी प्रपोजिशन आता है, रिलेटिव क्लॉजेस के साथ में प्रपोजिशन आता है, और WH वर्ड के साथ में भी आपका प्रपोजिशन आता है। ठीक है, अगर मैं फॉर उठा करके पहले लगा देता हूँ तो फिर यहाँ पर आपका हुम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फॉर इसलिए पहले नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एज यहाँ पर रखा हुआ है, इस एज को चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हु चाहिए, और हम फॉर पहले रख देंगे तो यहाँ पर हुम हो जाएगा। तो हुम कर नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी है कि फॉर को पीछे ही रखना पड़ेगा। और चौथा स्ट्रक्चर आता है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स। इन चारों को हम डिटेल में आगे चल करके डिटेल में देखेंगे। द विलेज इज़ प्लीजेंट टू लिव इन। अभी जो वीडियो का मैंने रेफरेंस दिया था, इसका थंबनेल मैंने दिखाया था, यही वाला स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल समझा रखा है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इनको नहीं लगाता हूँ तो सेंटेंस अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लिव प्लीजेंट, तो प्लीजेंट को लिव नहीं किया जा सकता है, प्लीजेंट को लिव नहीं किया जा सकता है। तो लिव इन प्लीजेंट हो सकता है। तो वही
यहाँ पर क्या गया है कि लिव इन तो यहाँ पर रख दिया गया है और प्लीजेंट पीछे जो रखा था उसको उठा कर के आगे रख दिया गया है। ये स्ट्रक्चर लिखने का तरीका एक है। तो जो इन जो है वो एक्चुअली में वो प्लीजेंट के लिए ही आया हुआ है, लेकिन रखा हुआ पीछे है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये वर्ब इस वाले शब्द से अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी, अगर ये वर्ब डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं हो सकती है तो प्रेपोजिशन आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो फूड, टू ईट। अब एक वर्ड लिखा हो फ्रेंड्स टू ईट। अगर मैं इसको सही से लिखने की कोशिश करूं तो ईट फूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपको सर कि फूड को हम खा सकते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं आएगी, सेंटेंस अपना सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ईट फ्रेंड्स, तो क्या हम लोग फ्रेंड्स को खाएंगे क्या? नहीं, आपको सर ये गलत है। दोस्त को नहीं खा सकते लेकिन दोस्तों के साथ खा सकते हैं, तो दोस्तों के साथ खाने के लिए वहाँ पर विद आएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स टू ईट विद, यहाँ पर लास्ट में विद आएगा। आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही इनका यूज़ किया गया है। प्लीजेंट को लिव नहीं किया जा सकता है, लिव इन प्लीजेंट हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमारा प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होता है। When a question word is the object of a preposition, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, द प्रपोजिशन मोस्ट ऑफन कम्स एट द एंड ऑफ अ क्लॉज स्पेशली इन इनफॉर्मल यूजेस। तो इनफॉर्मल यूजेस में वो जो है, देखिए सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ। अब इस सेंटेंस में जैसे मैंने बोला था कि इस एज का सब्जेक्ट हु है, ठीक है, तो मुझे फॉर पीछे लिखना इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसे कर दूँ फॉर हुम इज़ द प्रेजेंट, फॉर हुम इज़ द प्रेजेंट ऐसे करता हूँ, तो फिर इस एज का सब्जेक्ट थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट ही ढूंढना में है वैसे, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन सेंटेंस बिल्कुल सही है, पैटर्न बिल्कुल ही सेंटेंस बिल्कुल सही हमारा है, लेकिन इस एज को सब्जेक्ट के तौर पे रखने के लिए हमें हु को सही से देखना पड़ रहा है। ये सही से हमें हु लग रहा है देखने में, इसलिए फॉर को पीछे रख दिया तो ये ठीक लग रहा है। तो ये दोनों पैटर्न सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल। अब समझो इस सेंटेंस में व्हाट आर यू लुकिंग एट, इस सेंटेंस में इस आर का सब्जेक्ट जो है वो यू है और लुकिंग एट, इस एट का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा व्हाट है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में लिखूं ऐसे, यू आर लुकिंग एट बुक्स हो गया, ठीक है, यू आर लुकिंग एट बुक्स। अब मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मैंने पहले रख दिया और व्हाट में चेंज कर दिया, तो एक्चुअली में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहा ये जा रहा है ये क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे प्रपोजिशंस होते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एक्चुअली उनका ऑब्जेक्ट होता है। तो इनफॉर्मल स्टाइल में प्रपोजिशन पीछे रखी जाती है और फॉर्मल स्टाइल में प्रपोजिशन पहले रखी जाती है। अगर आप एट व्हाट आर यू लुकिंग लिखोगे तो ये फॉर्मल माना जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट लिखोगे तो ये इनफॉर्मल माना जाएगा। दो पैटर्न लिखने के, दोनों सही हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें कोई मिस्टेक एग्ज़ाम में नहीं मानी जाती है। एग्ज़ाम में ये मिस्टेक के तौर पर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सोचो कि एग्ज़ाम में क्या ये मिस्टेक बन जाएगी, नहीं, ये मिस्टेक के तौर पर नहीं रखे जाते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल की बात है, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मिस्टेक की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। वेयर डिड शी बाई इट फ्रॉम, यह उसने कहाँ से ख़रीदा। अब इसको कैसे लिखोगे, सी बॉट इट फ्रॉम दिल्ली। अब जगह का नाम पूछ रहा था तो ये जगह का नाम है, तो हमने इसको हटा दिया यहाँ से और हमने जगह नाम पूछ लिया यहाँ से, वेयर कहाँ से ख़रीदा है।
तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेपोजिशन पीछे रख दिया। आप फ्रॉम वेयर का तो भी सेंटेंस सही है हमारा है। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स होगा यहाँ पर, ये पूरा एक सिंगल वर्ड है। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तुम किस प्रकार की फिल्म्स में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें किस प्रकार की फिल्म्स देखना पसंद है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, इंटरेस्टेड आपका एडजेक्टिव हो गया, इन ये आपका प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा व्हाट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु डिड यू गो विद, अब whom डिड यू गो विद, अगर विद को आगे रखोगे तो whom हो जाएगा और विद को पीछे रखोगे तो ये who हो जाएगा। इतना याद रखना है। who की कंडीशन ये होती है कि who के साथ में प्रपोजिशन तो whom हो जाएगा और पीछे अगर प्रपोजिशन है तो who हो जाता है। बस इतना याद आपको रखना है। तो तुम किसके साथ गए थे, इसका हिंदी अर्थ ये निकला। विच फ्लाइट इज़ द जर्नल ट्रेवलिंग ऑन, तो इसमें क्या है कि विच फ्लाइट इज़ द जर्नल ट्रेवलिंग ऑन, इस सेंटेंस में जो ऑन है वो विच के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आप चाहो तो विच के पहले ऑन लगा दो या पीछे रख दो तो भी सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस ऑल्सो हैपन इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स एंड इन अदर व्हाट क्लॉजेस, जैसे कि टेल मी व्हाट आर यू वरीड अबाउट, तो ये अबाउट जैसे कि आपका ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट आर यू वरीड अबाउट, यह व्हाट क्लॉज आपकी है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि टेल मी आपका एक सेंटेंस हो गया, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जो कि व्हाट से स्टार्ट हो रही है, आपका कंजंक्शन है। अब इसका जो वरी है, वरी अपन साथ में लाता है अबाउट। इस अबाउट के बाद चाहिए था ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो किस बात की चिंता है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये रहा व्हाट। व्हाट से आंसर पूछा जाए तो किस बात की चिंता है, तो व्हाट वाली जो क्लॉजेस होती हैं उनका प्रपोजिशन भी पीछे रखा जाता है। ठीक है, एक और देखिए, व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन, मैं कितनी ज़्यादा मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ। सम क्वेश्चंस कंसिस्ट सिंपली ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रपोजिशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रपोजिशन से मतलब प्रपोजिशन से वो कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि व्हाट विद, इसके साथ क्या, हु फॉर, इसके लिए कौन, यानी कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके साथ में डायरेक्ट प्रपोजिशन लिखी जाती है, उनका डायरेक्ट अपना अर्थ निकलता है, वो इम्प्लाइड भी नहीं रखते हैं, मतलब कोई बात कही जा चुकी होती है उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको कह दिया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है, इस तरह से। हाउएवर दिस स्ट्रक्चर इज अनयूजुअल व्हेन देयर इज ए नाउन विद द क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि विद व्हाट मनी, इस धन के साथ क्या होगा, यानी कि इस धन का क्या होगा या इस धन के साथ क्या होगा। तो व्हाट मनी विद आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इस तरह सेंटेंस को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ना ही कुछ है, ना ही वर्ब वगैरह है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रपोजिशन पीछे नहीं ले जाओगे, प्रपोजिशन को पहले ही आपको रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, जब रिलेटिव प्रोनाउन हमारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो द प्रपोजिशन ऑल्सो गोज एट द एंड ऑफ अ क्लॉज स्पेशली इन इनफॉर्मल यूजेस, तो उस कंडीशन में भी हम लोग प्रपोजिशन का यूज जो है वो सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल यूज माना जाता है। जैसे कि राम इज़ द पर्सन दैट आई एम एंग्री विद, अब यहाँ पर यूज़ किया है दैट। आप अगर यहाँ पर यूज़ करें होम, अगर आप यहाँ पर होम का यूज़ करेंगे तो विद पहले आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही माना जाता है। फॉर्मल स्टाइल में होम सही माना जाता है
और इनफॉर्मल स्टाइल में दैट सही माना जाता है। लेकिन इनफॉर्मल फॉर्मल को अगर हम साइड से कर दें तो सही क्या माना जाएगा? सही दोनों हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप दैट लगाना चाहते हैं तो विद आपका जाएगा पीछे, अगर आप यहाँ पर हु लगाना चाहते हैं तो विद जाएगा पीछे, अगर आप यहाँ पर हुम लगाना चाहते हैं तो विद आएगा पहले। 3 बातें आपको समझनी होगी। राम इज़ द पर्सन, राम वही इंसान है जिससे मैं नाराज़ हूँ, जिससे मैं गुस्सा हूँ। दिस इज़ द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कभी कभी लोग जो हैं इस दैट को ओमिट कर देते, रिमूव कर देते, बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। जैसे कि दिस इज़ द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट। तो न्यूज़पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंजंक्शन छुपा हुआ होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेंटेंसेस ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो उनका रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है, वहाँ पे कंजंक्शन छुपा हुआ होता है। जब ये सारी बातें आप जान जाओगे तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, पैसेजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो आपके आते एग्जामिनेशंस में, वो आपको समझ में आने लगेंगे। तो अब इस दैट की जगह क्या आ सकता था? अबाउट विच आ सकता था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर दैट की जगह पर अबाउट विच का यूज़ करेंगे और अबाउट आपका पहले आ जाएगा। यह वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके बारे में तुम्हें बताया था, ठीक है। यू रिमेंबर द बॉय, क्या तुम्हें वो लड़का याद है? हु आई वॉज गोइंग आउट विद, जिसके साथ में बाहर जा रहा था। अब यहाँ पर हु जो है वो ब्रैकेट में है, इसका मतलब आप हु को ओमिट कर सकते हो जनरली बोलचाल में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब विद पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हु रहेगा, अगर विद को आगे लाओगे तो हुम हो जाएगा। क्लियर? ये 2 बातें हैं। अगला, सी इज़ द ओनली वुमन, वो एक अकेली महिला है। हु आई हैव एवर रियली बीन इन लव विद, जिसके साथ में मैं सच में प्रेम में पड़ा हूँ, जिससे मैंने सच में प्रेम किया है। ये वह एक अकेली ऐसी महिला जिससे मैंने सच में प्रेम किया है। तो वही फिर से बात है, विद पीछे है तो हु रहेगा, विद आगे आएगा तो हुम हो जाएगा। विद पीछे रहेगा तो हु को आप ओमिट भी कर सकते हो जनरली, लेकिन ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल माना जाएगा, ये फॉर्मल तरीका नहीं माना जाएगा। दैट इज़ वॉट आई एम अफ्रेड ऑफ, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से मैं डरा हुआ हूँ। तो अफ्रेड वॉट, उस ऑब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका वॉट है, जो कि पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका वॉट क्लॉज लिखा हुआ है। अब पैसिव वॉइस में देखते हैं कि प्रपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं। जैसे कि शी लाइक्स टू बी लुक्ड एट बाई समवन और समबडी, यहाँ पर डूअर छुपा हुआ है। ये एट जो है ये लुक्ड के साथ में फिक्स है, माने लुक्ड के साथ में ये एट लगा हुआ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ पर है। हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है और मुझे ये भी नहीं पता है शायद वो अपने बेड में सोया हुआ है। तो ध्यान इतना देना है कि इस सेंटेंस में जो इन है वो इन ये शो कर रहा है कि हो सकता है वो अपने बेड पे सोया हुआ हो, मुझे ये भी पता नहीं है। तो इन जो है वो उस डूअर के लिए वहाँ पर यूज़ हुआ है, वो डूअर यहाँ पर छुपा हुआ है। शी वॉज ऑपरेटेड ऑन लास्ट नाइट, तो ये ऑन जो है वो इस ऑपरेटेड साथ में आया हुआ है और यहाँ पर बाई समवन और समबडी शब्द छुपा हुआ है। अब देखते हैं इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर के साथ में हमारा प्रपोजिशन कैसे यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट्स कैन हैव प्रपोजिशंस विद देम, इन्फिनेटिव जो होते हैं उनके साथ में अपना खुद का प्रपोजिशन आ सकता है।
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जैसे कि द विलेज इज़ प्लीजेंट टू लिव इन, ये विलेज जो काफ़ी प्लीजेंट है रहने के लिए। तो लिव, प्लीजेंट लिव नहीं है, प्लीजेंट एक कंडीशन है, एक आपका स्टेट है, उस स्टेट में रहने के लिए, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया गया है। सी नीड्स अदर चिल्ड्रन टू प्ले विद, अब चिल्ड्रन से नहीं खेलना, चिल्ड्रन के साथ खेलना है, इसलिए यहाँ पर विद का यूज़ किया गया, तो प्ले विद चिल्ड्रन ऐसे किया जाएगा। कैन यू गेट मी अ चेयर टू सिट ऑन, तो सॉरी स्टैंड ऑन, तो स्टैंड चेयर नहीं होगा, स्टैंड ऑन चेयर होगा। तो यहाँ पर स्टैंड ऑन के बाद चेयर लिखा जाएगा, तो वो चेयर हमारा आगे लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, तो स्टैंड ऑन चेयर होगा हमारा। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ म्यूजिक टू लिसन टू, हमें ऑलरेडी मालूम है कि लिसन के साथ में टू वर्ड आता है, तो लिसन टू म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक वर्ड आगे रखा हुआ है, तो लिसन टू म्यूजिक इस तरह से लिखा जाएगा। देयर हाउस इज़ नॉट ईजी टू गेट टू, उनके घर तक पहुंचना आसान नहीं है। तो ये जो टू जो है ना, वो एक्चुअली में वो हाउस के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर वो ईजी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वो आपका हाउस के लिए यूज़ हुआ है। अगर ऐसे ही ध्यान दोगे तो इस सेंटेंस में भी जो प्लीजेंट जो है ना, वो यहाँ पर इसी तरह से जो इन जो है वो एक्चुअली में विलेज के लिए यूज़ हुआ है। द विलेज इज़ प्लीजेंट टू लिव इन, कि वो विलेज जो है काफ़ी अच्छा रहने के लिए, ठीक है। और उसी कंडीशन में जो आपका जो टू है वो भी आपका हाउस को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं फॉर्मल स्टाइल की कुछ। इन मोर फॉर्मल स्टाइल अ प्रपोजिशन इज ऑफन पुट अर्लियर इन क्वेश्चंस एंड रिलेटिव स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनके पहले और जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनके पहले हम फॉर्मल स्टाइल में प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं बिफोर द क्वेश्चन वर्ड्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि विद होम डिड सी गो, वह किसके साथ गई, ये फॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है। इनफॉर्मल क्या होगा, हु डिड सी गो विद। इट वॉज द हाउस अबाउट विच सी हैड टोल्ड देम, यह वही घर था जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। सी वॉज द ओनली पर्सन, वह एक अकेली पर्सन थी, विद होम ही कुड डिस्कस हिज प्रॉब्लम, जिसके साथ वह अपनी समस्या डिस्कस कर सकता था। तो विद को अगर पीछे ले जाओगे तो हु हो जाएगा, और विद को अगर आगे रखोगे तो हुम हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट्स इन अ वेरी फॉर्मल स्टाइल, अ कॉम्प्लीमेंट अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। जैसे कि सी नीड्स अदर चिल्ड्रन विद होम टू प्ले। अब सेंटेंस कैसे ही था, सी नीड्स सम चिल्ड्रन टू प्ले विद, ऐसे ही तो लिखा था। लेकिन हुआ क्या कि अगर आपको विद को आगे रखना है तो कैसे कर सकते हो, सी नीड्स अदर चिल्ड्रन विद होम टू प्ले। अगर आपको उस इन्फिनेटिव को कम्प्लीटली खोलना है, ओपन करना है, तो आप इस तरह से लिखोगे, सी नीड्स अदर चिल्ड्रन विद होम टू प्ले। उसको कुछ बच्चे चाहिए जिसके साथ वह खेल सके, तो विद होम कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है सेंटेंस को। इट इज़ अ बोरिंग प्लेस इन विच टू लिव, ये बोरिंग प्लेस है जहाँ पर रहना बोरिंग है, मतलब ये बोरिंग जगह है रहने के लिए। तो इन जो यहाँ पर लिखा हुआ था उस इन को रिमूव करके इन्होंने इन विच कर दिया गया है। नोट दैट आफ्टर प्रपोजिशन विच एंड whom कैन बी यूज्ड बट नॉट नॉर्मली who एंड दैट, मतलब विच के पहले या whom के पहले हम प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे who की और that की तो प्रपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में ही जाएगा, ये आपको याद रखना है। Even in a very formal style, prepositions are not often put at the beginning of a questions which have be as a main form। मतलब अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हु आ रहा है, मतलब किसी सेंटेंस में हु है या दैट है,
तो प्रीपोजिशन लास्ट में आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, किसी सेंटेंस में बी फॉर्म आ रहा है, एज एम आर वॉज वर, तब भी प्रीपोजिशन सेंटेंस की लास्ट में आ जाएगा। जैसे कि हु इज़ इट फॉर मैडम, मैडम यह किसके लिए है, यह किसके लिए है। आप ऐसे नहीं करोगे फॉर हुम इट इज़, ऐसे आप सेंटेंस को नहीं करोगे। एंड द स्ट्रक्चर, जैसे कि वेयर टू है, वॉट लाइक है, वॉट फॉर है फिक्स्ड ऑर्डर, ये फिक्स ऑर्डर होते हैं, ये फिक्स पैटर्न होते हैं हमारे। जैसे कि वेयर शेल आई सेंड इट टू, मैं इसको कहाँ भेजूँ, ये पैटर्न फिक्स है। जैसे कि वेयर के साथ में टू जो लास्ट में आएगा, वॉट के साथ में लाइक लास्ट में आएगा, वॉट के साथ में फॉर लास्ट में आएगा, ये फिक्स होते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। वॉट डज सी लुक लाइक, वह कैसी दिखती है, तो वॉट के साथ में लाइक आपका प्रेपोजिशन है आपका। वॉट डिड यू बाई दैट फॉर, यह तुमने किसके लिए खरीद रखा है, किस चीज़ के लिए खरीद रखा है, या किस चीज़ के लिए खरीदा है, खरीदा। Prepositions cannot be moved away from passive verbs even in formal style. पैसिव वर्ब्स में प्रेपोजिशन को आप मूव नहीं कर सकते हो, चाहे फॉर्मल स्टाइल की ही क्यों ना यूज़ हो रही हो। जैसे कि इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में मनी वॉज नेवर स्पोकन अबाउट, मनी के बारे में कई बातचीत नहीं हुई, मतलब मनी को ज़्यादा वरी तक कभी भी नहीं दी गई है। स्पोकन अबाउट बाई एनी वन, बाई एनी बडी, बाई एनी वन, जो भी आपको यूज़ करना हो वो यहाँ पे डूअर का यूज़ कर सकते हो। तो अबाउट का यूज़ लास्ट में किया गया है। प्रेपोजिशंस बिफोर कंजंक्शंस, इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब जब दैट कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम लोग जो है प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं। प्रेपोजिशंस आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली बिफोर द कंजंक्शन दैट, दैट कंजंक्शन के साथ में हम डायरेक्ट उसके ठीक पहले कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच आफ्टर वर्ड्स दैट रेफर टू सेइंग, राइटिंग, थिंकिंग एसेट्रा, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि कहने वाली, लिखने वाली, सोचने वाली। प्रेपोजिशंस आर यूजुअली ड्रॉप्ड बिफोर दैट क्लॉजेस, तो जो ड्रेथ क्लॉजेस होती है आपकी, उनके पहले हम लोग या उनमें हम लोग प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि आई नो अबाउट हिज प्रॉब्लम, मैं उसके प्रॉब्लम्स को, आई न्यू अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को जानता था। अब ये अबाउट जो है, अगर मैं इसको दैट क्लॉज में चेंज करूँ तो कैसे होगा, आई न्यू दैट ही हैड प्रॉब्लम्स, मैं जानता था कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैं इसको दैट क्लॉज में कन्वर्ट करूँगा तो वहाँ से प्रेपोजिशन हमारा रिमूव हो जाएगा। सी हैड नो आइडिया ऑफ माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की जो स्थिति है ना, या जो स्थिति थी, उसको उसका कोई भी आइडिया नहीं था, उसको कोई भी उसका इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब कैसे रिमूव होगा, सी हैड नो आइडिया दैट आई वॉज अनहैप्पी, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अनहैप्पी था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रेपोजिशन को रिमूव कर देते हैं। तो दैट क्लॉज जब भी हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, तो दैट क्लॉज हमारी उस प्रेपोजिशन को ओमिट कर देती है। जैसे कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, मैं उस समय के बारे में अवेयर, जानकार या जागरूक नहीं था, या जानकारी नहीं थी मुझे इस चीज़ के बारे में। तो आई वॉज नॉट अवेयर दैट इट वॉज सो लेट, मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं इसकी इतनी देरी हो जाएगी या इतना लेट हो जाएगा। प्रेपोजिशन ऑफ हटा दिया गया है। इमोशनल रिएक्शन, इनके साथ में भी प्रेपोजिशंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। जैसे कि वी आर सॉरी अबाउट द डिले, देरी के लिए हमें खेद है। वी आर सॉरी दैट द ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन है जिस चीज़ के लिए भी देरी हो रही है उस चीज़ का नाम लिख दिया गया यहाँ पर। तो अबाउट हटा करके दैट का यूज़ किया गया यहाँ पर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि सॉरी अबाउट, ऐसा नहीं करोगे। आई वॉज सरप्राइज एट हर स्ट्रेंथ, मैं उसकी स्ट्रेंथ को देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। तो कैसे बनेगा,
आई वॉज सरप्राइज दैट सी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। मैं काफ़ी सरप्राइज इस बात से था कि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। द फैक्ट दैट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लिश की न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इन अदर केसेस नॉट इन्वॉल्विंग इनडायरेक्ट स्पीच और वर्ड्स रेफरिंग टू इमोशनल रिएक्शन। इनडायरेक्ट स्पीच को छोड़ करके और इमोशनल रिएक्शंस को छोड़ करके। prepositions cannot so often be dropped before that clauses. Instead, the expression the fact is generally put between the preposition and that. मतलब that और the fact के बीच में हम लोग preposition को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं वो देखो। The judge paid a lot of attention. जज ने काफ़ी ध्यान दिया to the fact that the child was unhappy at home. जज ने काफ़ी इस बात पर ध्यान दिया, इस फैक्ट पर ध्यान दिया कि बच्चा जो था वो घर पर काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था। तो यहाँ पर द फैक्ट दैट, अब मुझे इस दैट के साथ में प्रेपोजिशन जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, उसके पहले द फैक्ट का यूज़ करूँगा, उस फैक्ट के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ कर दूँगा, तो इस तरह से वो प्रेपोजिशन ऐड मेरी हो जाएगी। He said the parents were responsible. उसने कहा कि पेरेंट्स जो थे वहाँ पे, यहाँ पर दैट आपको छुपा हुआ है, ठीक है। उसने कहा कि पेरेंट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। रिस्पॉन्सिबल अपने साथ में प्रपोजिशन लाता है फॉर द फैक्ट दैट द चाइल्ड हैड रन अवे। उसने कहा कि बच्चा जो भाग गया ना, उसका रिस्पॉन्सिबल जो है, उसका जिम्मेदार जो है उसके पेरेंट्स है। तो इस तरह से हम लोग जो है द फैक्ट दैट, यानी दैट के साथ में अगर हमें प्रपोजिशन लगानी है तो उसके पहले हमें दैट कंजंक्शन का या दैट वर्ड का यूज़ हमें करना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। आफ्टर सम वेरी कॉमन वर्ड्स लाइक टेल, आस्क, डिपेंड, श्योर, आइडिया, लुक, prepositions can be dropped before who, which, what, where, whether and other question words। और कुछ ऐसी और वर्ड्स हैं इनके साथ में हम लोग preposition को ड्रॉप कर सकते हैं जब हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि टेल मी अबाउट योर ट्रिप, अपने ट्रिप के बारे में बताओ। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो कैसे यूज़ करूँगा, टेल मी वेयर यू वेंट, मुझे बता तुम कहाँ पर गए थे। तो हम यहाँ पर अबाउट कोई जो है ओमिट कर सकते हैं। आई आस्क्ड हर अबाउट हर रिलीजियस बिलीव्स, मैंने उसके धार्मिक जो बिलीव्स हैं, जो उसकी विचारधारा है, जो उसके मान्यताएं हैं, उसके बारे में पूछा। तो आई आस्क्ड हर वेदर शी बिलीव्ड इन गॉड। देखो कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा ना कि ये बिलीव्स किस चीज़ की, रिलीजियस बिलीव का मतलब ही भगवान में विश्वास करना। सेंटेंस थोड़ा तो बदलेगा ही ना। तो मैंने उससे भगवान के विश्वास के बारे में पूछा कि तुम भगवान में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। वी मे बी लेट, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, हमें देरी हो सकती है और ये देरी इस बात पर डिपेंड करती है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो कैसे बनेगा, वी मे बी लेट, इट डिपेंड्स हाउ मच ट्रैफिक देयर इज़। अब ऑन लगाओ या छोड़ दो या आपके ऊपर है। आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज मेथड, मैं नहीं जानता हूँ कि उसका मेथड क्या है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ ही डज इट, मैं नहीं जानता हूँ कि वह यह कैसे करता है। क्योंकि देखो ऑफ से तो एक फ्रेज जुड़ा हुआ है, इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए ही डज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ही डज़ इट। और हमें इस फ्रेज से ये अनुमान लगाना पड़ता है कि ये किस टाइप का फ्रेज लिखा हुआ है। मैनर वाला है तो हाउ से लिखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन वाला है तो वेदर से करेंगे, प्लेस वाला है तो वेयर से लिखेंगे। ये हमें अंदाज़ लगाना पड़ता है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं
जो इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो इनमें हम लोग प्रेपोजिशंस को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। कहीं कहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं नहीं कर सकते, कहीं कहीं हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म्स यानी कि जेरंड और इन्फिनेटिव्स। प्रेपोजिशंस आर नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर इन्फिनेटिव्स इन इंग्लिश। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रेपोजिशन जो है इन्फिनेटिव के पहले यूज़ नहीं होता है, जो टू यूज़ होता है वो एक्चुअली में इन्फिनेटिव ही होता है। आफ्टर वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव preposition, we usually use ing form of a following verb. जैसे कि he insisted on being paid at once. कहा ये जा रहा है कि अगर मैंने preposition को यूज़ किया है और उसके बाद अगर मुझे verb यूज़ करनी है तो मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ करूँगा और ये पैटर्न कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में जेरंड। क्या कहलाता है? जेरंड। और जेरंड ग्रामर में एक नाउन की तरह एक्ट करता है और ये नाउन जो है जनरली या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि कॉम्प्लीमेंट भी होता है जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल आप इतनी सी बात याद कर लीजिए। तो उसने इंसिस्ट किया कि उसको एक ही बार में पे कर दिया जाए। तो ये प्रेपोजिशन है, इसलिए बी फॉर्म की आईजी फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड। शादी करने का आइडिया मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ टू गेट मैरिड, ऐसे नहीं करोगे, गेटिंग मैरिड ही होगा क्योंकि प्रेपोजिशन है। इसके बाद आपका जेरेंड आएगा, ना कि इन्फिनेटिव आएगा। आई एम वेरी गुड एट कुकिंग। मैं कुकिंग में काफ़ी अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, यानी कुकिंग मुझे अच्छी तरह से आती है। तो एट जो है प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पर जेरेंड का यूज़ किया गया है। इन सम केसेस वी ड्रॉप प्रेपोजिशंस एंड यूज़ इन्फिनेटिव। जैसे कि ही आस्क्ड फॉर अ लोन। उसने लोन के लिए कहा, मतलब उसने उधार रुपए मांगा। तो हम कैसे कहेंगे? ही आस्क्ड टू बोरो सम मनी। उसने उधार मांगने के लिए, मतलब उसने उधार के लिए कुछ रुपए मांगे, या उसने उधार मांगा, कुछ रुपए उधार के लिए मांगे। सी वॉज सरप्राइज एट हिज मिस्टेक। सी वॉज सरप्राइज एट हिज मिस्टेक। वो उसकी मिस्टेक पर सरप्राइज थी, मतलब उसने देखा, उसने जो काम किया है ना, उस काम को देख करके वो उसको शॉक्ड थी। तो सी वॉज सरप्राइज टू सी वॉट ही हैड डन। वो इस बात को देख करके आश्चर्यचकित थी कि उसने क्या किया है। तो कहा यह जा रहा है कि प्रेपोजिशन से जो शब्द जुड़ा हुआ होता है हम उसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ जो शब्द है, जो फ्रेज़ है, उसको हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी आर ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर। हम लोग आनंद के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो वी आर ट्रैवलिंग टू एन्जॉय आवरसेल्व्स। ठीक है, एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाती ही लाती हर हालत में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसलिए यहाँ पर आवरसेल्व्स लिखा हुआ है। एक्सप्रेशंस विदाउट प्रेपोजिशंस। दिस is a list of some common expressions in which we do not use prepositions or can leave them out। मतलब कहने का ये है कि अगर डिस्कस, एम्फेसाइज, एंटर, मैरी, लैक, रिजेंबल, अप्रोच, अगर ये वर्ब्स आपको मिलती हैं एज ए वर्ब, अगर हम इनको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो इनके बाद अगर हमें प्रेपोजिशन लिखी मिल जाए तो हम प्रेपोजिशन को वहाँ से हटा देंगे और डायरेक्ट इनके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रेपोजिशन की सीरीज़ देख रखी है जो कि अराउंड मैंने 33 या 34 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसमें मैंने बड़ी ही गहराई से इन सभी बातों को बता रखा है। आप जाकर के जब टाइम मिले तब ज़रूर देख लेना, आपको प्रेपोजिशन के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़े होंगे। ज़रूर देखना जा कर के। ठीक है,
दीज वर्ब्स आर नॉर्मली फॉलोड बाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट प्रिपोजिशन। जब ये वर्ब्स आती हैं तो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई प्रिपोजिशन आती है। जैसे कि वी मस्ट डिस्कस योर प्लान्स, हमें तुम्हारे प्लान ज़रूरी डिस्कस करने चाहिए। अब देखो हिंदी क्या निकलती है कि हमें तुम्हारे प्लान्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जब हम हिंदी में शब्द लगाते हैं बारे में, ठीक है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए अबाउट का यूज़ करना चाहिए। भले ही हिंदी में शब्द बारे में शब्द निकालें, हम लोग अपने मन में सोचें, जो भी बोलें, लेकिन हमें वहाँ पर अबाउट का यूज़ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। द मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर सीक्रेसी, मिनिस्टर ने कहा सीक्रेसी पर थोड़ा सा एम्फेसाइज कहा कि इसको सीक्रेसी को बनाए रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो एम्फेसाइज के साथ में ऑन नहीं आएगा। देखो ये यहाँ पर एम्फेसाइज्ड जो है वो एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। अगर एम्फेसाइज यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ होगा, अगर एम्फेसाइज एज ए नाउन अगर यूज़ होगा तो फिर ऑन या अपॉन का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर नाउन की तरह यूज़ करोगे तो ऑन या अपॉन आ सकता है, अगर वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो ऑन या अपॉन नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम में मिस्टेक बनती है, ये मैंने आपको समझा दिया है। कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड एज वी एंटर्ड द चर्च, अब एंटर इनटू नहीं करेंगे। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी लीगल मैटर में एंटर करना, किसी लीगल मैटर में मतलब एंट्री मारना, एंट्री करना, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन बंद हो गई जैसे ही हम लोग चर्च में अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया। तो प्रवेश करने के सेंस में एंटर अगर यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर किसी लीगल मैटर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, लीगल मैटर में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर एंटर इनटू का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। शी मैरिड ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स, उसने अपने सिस्टर के किसी दोस्त से शादी की। तो यहाँ पर मैरिड के साथ में विद का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर वर्ब है। अब मैरिड के साथ में टू का यूज़ हम लोग करते हैं, वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये प्रीपोजिशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मैरिड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन कब कब आती, कब कब नहीं आती है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जा कर के देख लेना, आपको बहुत ही गहराई से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ही इज़ क्लेवर बट लैक्स एक्सपीरियंस, वह चालाक तो है लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। तो एग्ज़ाम में आपको लैक्स ऑफ यानी कि लैक के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन देंगे, जो कि गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। द चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, बच्चा जो है अपने दोनों माता पिता में से किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिजेंबल के साथ में टू प्रीपोजिशन लगा कर देते हैं, जो कि गलत है, ये हमें वहाँ से हटा करके आना है। द ट्रेन इज़ नाउ अप्रोचिंग पैडिंगटन, पैडिंगटन नाम की जगह मान के चलो यहाँ पे दिल्ली लिख देते हैं हम लोग कि ट्रेन जो है अब दिल्ली पहुँच रही है। तो अप्रोच के साथ में टू लगा कर देंगे एग्ज़ाम में, जो कि गलत है, वहाँ से टू आपको हटा करके आना है। नोट दैट द रिलेटेड नाउन्स मस्ट हैव प्रपोजिशन बिफोर कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने अभी क्या बताया था कि जब ये शब्द आपके एज ए वर्ब यूज़ होंगे तो इनके साथ में प्रपोजिशन नहीं आएगी। जब ये नाउन की तरह यूज़ होंगे तब इनके साथ में प्रपोजिशंस आएंगी। जैसे कि डिस्कशन होगा तो ऑफ आएगा, मैरिज के साथ में टू आएगा, एम्फेसाइज के साथ में ऑन या अपॉन आता है, अप्रोच के साथ में टू आता है, एंट्री के साथ में इनटू आता है, ठीक है, और रिजेम्बलेंस के साथ में टू आता है, एक्सपीरियंस के साथ में ऑफ आता है। जब ये नाउन बनेंगे तब इनके साथ में प्रीपोजिशन आएंगी, जब ये वर्ब बनेंगे तब इनके साथ में प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट और ऐसे मिलते जुलते शब्दों के साथ में प्रीपोजिशन आएगी या नहीं आएगी। प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड बिफोर अ नंबर ऑफ
ए नंबर ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस of timing beginning next last this that sometimes one every each some any in informal style all। मतलब इनके साथ में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे prepositions, जैसे कि see you next Monday, अगले मंडे मिलते हैं। आप ऐसे नहीं करोगे see you on next Monday, ऐसे आप नहीं करोगे। the meeting is this Tuesday, मीटिंग जो है वो इस ट्यूसडे को है, तो आप दिस ट्यूसडे के साथ में इन या ऑन या इन दिस ट्यूसडे ऐसे कुछ भी नहीं करोगे, केवल दिस ट्यूसडे रखोगे। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू दैट आफ्टरनून। अब देखो यहाँ पे दैट लगा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। अगर यहाँ पर द होता तो इन द आफ्टरनून हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। द पार्टी लास्टेड ऑल नाइट, ठीक है। देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके जो टाइम वाले एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि ट्यूसडे है, मंडे है, आफ्टरनून है, नाइट है, इनके साथ में नेक्स्ट है, लास्ट है, दिस है, दैट है, वन, एवरी, ईच, सम, एनी, ऑल, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो इनके साथ में हम लोग फिर प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर केवल नाइट होता तो हम यहाँ पर एट यूज़ कर देते। क्लियर। मेजरमेंट एक्सप्रेशन एसेट्रा आफ्टर बी फॉर्म के बाद मेजरमेंट वाले एक्सप्रेशन यूज हम करते, तब प्रपोजिशन आएगी या नहीं आएगी वो हम देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वर्ड्स लाइक, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर क्या क्या आता है, हाइट आती है, वेट आता है, लेंथ आता है, साइज़ है, शेप है, एज है, कलर है, आर यूजुअली कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज बाय द वर्ब बी विदाउट अ प्रेपोजिशन। बी का मतलब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि ही इज़ जस्ट द राइट हाइट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। ये जो लिखा हुआ फ्रेज है ना, जस्ट द राइट हाइट, ये ही का कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। मतलब पुलिस ऑफिसर बनने के लिए उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही सही हाइट उसकी है। सी इज़ द सेम एज एज मी, उसकी एज उतनी ही है जितनी की मेरी है, हम दोनों की एज जो है वो समान है। हिज हेड इज़ अ फनी शेप, उसका हेड जो है फनी शेप का है, मतलब अजीबोगरीब टाइप का है। आई एम द सेम वेट एज आई वॉज 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले जो मेरा वेट था ना, वही वेट आज ही मेरा सेम वैसा ही मेंटेन है। वॉट शू साइज आर यू, तुम्हारे शू का साइज क्या है। तो यहाँ पर ये जो वॉट शू साइज जो है ना, वो एक्चुअली में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस यू का। यहाँ पर यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस यू का। वॉट कलर आर हर आइज, उसकी आँखों के कलर, यानी उसकी आँखों का क्या रंग है, उसकी आँखों का किस टाइप का कलर है। तो वॉट कलर जो है वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हर आइज का। हर आइज सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, वॉट कलर जो है वो आपका कहलाएगा वेरी गुड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रेपोजिशंस कैन समटाइम्स बी ड्रॉप्ड इन द स्ट्रक्चर नाउन इन्फिनेटिव प्लस प्रेपोजिशन। ऐसे स्ट्रक्चर में कभी कभी प्रेपोजिशंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, जैसे कि शी हैज़ नो मनी टू बाई फूड। अब इस सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि देखो बाई फूड तो ठीक है, लेकिन मनी के साथ, मनी से बाई करोगे ना फूड को, आप डायरेक्ट मनी बाई फूड तो कर नहीं सकते हो, या बाई फूड मनी तो नहीं कर सकते हो।
बाई फूड विद मनी, ऐसे ही तो करोगे ना। तो कहने का मतलब अपना ये प्रेपोजिशंस होती हैं इनको बेसिकली ओमिट नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव एन आर टू डू इट इन, इनका मतलब 1 घंटा है करने के लिए, तो इन जो है वो आर के लिए आया हुआ है। दिस इज़ पार्टिकुलरली कॉमन विद द नाउन प्लेस, ये हमें नाउन प्लेस यानी कि जो प्लेस है उनके साथ में देखने मिलता है। जैसे कि वी नीड ए प्लेस टू लिव इन, ऐसे में प्रेपोजिशन ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं, हमें प्लेस को लिव नहीं करना है, प्लेस में रहना है, इसलिए इनको लगाना कंपलसरी है। और ये इन जो है वो प्लेस के लिए आया हुआ है, तो इनको लगाना ही लगाना पड़ेगा। सी हैड नो प्लेस टू गो टू, तो ये टू जो है वो प्लेस के लिए आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने प्रीपोजिशन को समझाया है यहाँ पर, और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको डिटेल समझ में आया होगा और एक एक पॉइंट को आपने नोट डाउन किया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो, काफ़ी मेहनत लगती चीज़ों को बनाने और कंटेंट रेडी करने में, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि हाँ सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप दिए गए इस UPI ID पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, एक्सिस या HDFC जो भी ऐप आप चलाते हो, उससे आप मुझे इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। अगर आप पे करते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और सपोर्ट आपका चाहिए होता है। तो अगर आप सपोर्ट करते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। और अगर आप ब्रांड मार्केटिंग में बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उपहार क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाकर के उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।